Happy birthday, have a happy birthday. Happy birthday, happy birthday, have a happy birthday. In the end, I would like to thank all those talented people who have worked with me in the past and those who work with me now. Happy birthday, have a happy birthday. नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 40 साल पहले देश में राजनीति ने करवट ली क्योंकि तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर जबरन तानाशाही थोपी थी। 40 साल पहले देश की पत्रकारिता ने भी करवट बदली क्योंकि तब एक तरफ इमरजेंसी थी और दूसरी तरफ मीडिया पर नकेल कसे जाने के खिलाफ एक नई पत्रिका का उदय भी होना था। जी, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे दिसंबर 2015 में 40 बरस की हो गई और 40 बरस पीछे जब लौटिएगा तो राजनीतिक तौर पर जो भी देश दुनिया ने भारत में बदलाव देखा, उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं मीडिया और पत्रकारिता में भी बड़ा बदलाव आया। लेकिन उस दौर में क्या भागीदारी थी इंडिया टुडे की? पहले 10 बरस क्या थे, आइए देखते हैं। चालीस साल पहले आजाद भारत ने पहली और आखिरी बार तानाशाही की आहट सुनी थी जब 25-26 जून 1975 की दरमियानी रात देश में इमरजेंसी लगा दी गई। प्रेस पर पहरा बिठा दिया गया। अखबारों में छपे हर शब्द हुकूमत के लेंस से गुजरकर ही लोगों तक पहुंचते थे। जोर जबरदस्ती के उस सन्नाटे में आम आवाम की आवाज बनकर एक पत्रिका उसी साल निकली थी, इंडिया टुडे। 15 दिसंबर 1975 को, ठीक 40 साल पहले। India Today, which you see today, is born out of a failure. Indians abroad are starved for information for India, so we should start a magazine for Indians living abroad. So that's how the idea of a magazine came about. And we then launched it in 75. It so happened the emergency came in between all this. We didn't succeed because we couldn't reach out to the Indians. They were too far spread out. So we said, before we close it down, let's put the magazine in the Indian market. And there we got a good response because it's completely different from any other magazine. तब से इंडिया टुडे हिंदुस्तान की धड़कन बनी हुई है। बीते 40 साल में जो हुआ वो इंडिया टुडे की नजरों से अनछुआ नहीं रहा। 1977 की जनवरी में इमरजेंसी खत्म हुई और मार्च में जनता पार्टी की सरकार बनी। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार। Very woebegone, looked very sad, and I asked her, Mrs. Gandhi, ये क्या हुआ? She said, feedback नहीं था. So I said to her, Mrs. Gandhi, feedback कैसे होता? आपने प्रेस को तो बंद कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा में जनता पार्टी के 3 दिग्गज मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम आपस में लड़ बैठे। जनता की पार्टी टूटी और 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौट आईं। What was happening in the Janata Party and Jayaprakash ji's influence also waned. No one would listen to him. And the inner squabbling and all that made it obvious that though no one may have anticipated as sweeping a victory for the Congress or as bad a defeat for the Janata, but we were in for trouble, this was obvious. इंदिरा गांधी देश को बदल पाती कि एक हादसे ने उनकी दुनिया बदल दी। उनके राजनीतिक वारिस माने जाने वाले संजय गांधी 23 जून 1980 को हवाई जहाज उड़ाते हुए मारे गए। जब इंदिरा ने बड़े बेटे राजीव को अपना राजनीतिक वारिस चुना तो संजय की पत्नी मेनका से खटपट शुरू हो गई।
इंदिरा ने राजीव को संजय की संसदीय सीट अमेठी से चुनाव लड़वाकर और कांग्रेस का सीधे महासचिव बनाकर साफ कर दिया कि उनके सिर से ताज उतरेगा तो राजीव के सिर सजेगा। एक तरफ राजनीति तो दूसरी तरफ खेल। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया। इंडिया टुडे ने इसे अपनी कवर स्टोरी बनाई। उससे पहले 1982 में दिल्ली में एशियाड की कामयाबी से राजीव अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो पंजाब की राजनीति में इंदिरा गांधी का दांव पेच नई चिंगारी भर रहा था। अकाली राजनीति के बरक्स इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाला को खड़ा किया, लेकिन वही भिंडरावाला जब स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त में हथियारों और अपने हिंसक समर्थकों के साथ जम गया तो इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर को बचाने के लिए सेना भेज दी। 5 जून 1984 को हुए सेना के उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। उसमें भिंडरावाला तो मारा गया, लेकिन स्वर्ण मंदिर में सेना के पूटों ने सिख भावना को बुरी तरह हिला दिया। नतीजा यह हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षकों ने उनके घर पर ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इंडिया टुडे की कवर स्टोरी थी एक युग का अंत। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। 40 साल के राजीव गांधी एक झटके में प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इंदिरा की हत्या के बाद देश सिख विरोधी दंगों की आग में झुलसने लगा। बस 3 दिन में करीब 2800 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उसके साए में हुए लोकसभा चुनाव में राजीव को जनता ने ऐसा प्रचंड बहुमत दिया जो जवाहरलाल नेहरू को भी कभी नसीब नहीं हुआ। A powerful wave of sympathy for the Congress party, which enabled the new leader Rajiv Gandhi to come to parliament with a kind of a majority that not even Pandit Nehru ever had. 1985 का साल देश में मिस्टर क्लीन से नवाजे गए राजीव के इम्तिहान की दस्तक लेकर आया। राजीव ने असम समस्या के हल के लिए असम गण परिषद से समझौता किया तो पंजाब की आग बुझाने के लिए लोंगोवाल से। 1985 का साल कांग्रेस की 100वीं सालगिरह भी ले आया। मुंबई में हुए जलसे में राजीव ने सत्ता के दलालों को हटाने मिटाने की दुहाई भी दी, लेकिन न सत्ता के दलाल हटे न वो भ्रष्टाचार मिटा, जिसके बारे में खुद राजीव ने कहा था कि 1 रुपए में 15 पैसे ही जरूरतमंदों तक पहुंच पाते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की शानदार जीत, लेकिन बावजूद इसके सियासत बदलती है, करवट लेती है। कर्नाटक में कांग्रेस हारती है, आंध्र प्रदेश में हारती है, असम में हारती है, 86 आते आते पंजाब में और 87 हरियाणा में भी। लेकिन मसला ये नहीं है उसके बाद की राजनीति के सामने मंडल का आंदोलन भी था और कमंडल को लेकर अयोध्या में कूच करते हुए स्वयंसेवकों की टोली भी थी, और इन सब के बीच बाबरी मस्जिद भी दुनिया ने देखा कैसे ढहाई गई। उन्नीस 1986 का साल प्रचंड बहुमत वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए चुनौतियों और मुश्किलों की शुरुआत लेकर आया। उद्योगपतियों के गुपचुप पैसे की जानकारी के लिए अमेरिका में जासूस संस्था फेयरफैक्स बनाने पर वित्त मंत्री वीपी सिंह का राजीव से टकराव शुरू हुआ। राजीव ने वीपी को वित्त की जगह रक्षा मंत्री बना दिया। इस बीच स्वीडन ने 16 अप्रैल 1987 को यह खबर चलाई कि भारत ने बोफोर्स कंपनी से 410 तोपों के सौदे में 60 करोड़ रुपए की कमीशन दी।
बस इस सवाल को लेकर वीपी ने राजीव को घेरना शुरू किया। बात बिगड़ी तो वीपी ने इस्तीफा दिया और राजीव ने वीपी को कांग्रेस से निकाल दिया। तो सवाल मेरे सामने आया कि प्रधानमंत्री की थ्योरियों के अनुसार काम करूं कि इस धरती का नमक खाया हूं तो उसकी अदायगी करूं। जब तक राजीव कुछ समझ पाते तब तक वीपी सिंह जनता की नजरों में हीरो बन चुके थे। इंडिया टुडे उस दौर की गवाह है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ परतें उधड़ने लगी थी। राजीव इससे निकल पाते कि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर उन्होंने मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी। बवाल मचा तो अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन चलाने वालों को खुश करने के लिए अयोध्या में रामलला का ताला खुलवा दिया। लेकिन इससे भी राजीव की सत्ता बची नहीं। फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ था उस स्थान पर राम मंदिर हुआ करता था। लेकिन वीपी सरकार भी 11 महीने में बिखर गई। 7 अगस्त 1990 को जब वीपी सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया तो समर्थन दे रही बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ यात्रा पर निकल पड़े। बिहार में आडवाणी का रथ रोका गया तो बीजेपी ने समर्थन खींच लिया। वीपी सरकार गिरी और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। लेकिन चंद्रशेखर की सरकार भी 4 महीने में ही बिखर गई। 1991 में लोकसभा चुनावों के दौरान ही श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में हत्या हो गई। उस हत्या के साए में हुए चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। लेकिन राजीव की मौत उस सपने का अंत था जो एक नौजवान होने के नाते उन्होंने देखा था। नरसिम्हा राव ने नेहरू की मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पलट दिया। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश का दरवाजा बाजार के लिए खोल दिया। लेकिन एक दरवाजा नफरत का भी खुला हुआ था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। सारा देश सन्न रह गया। इंडिया टुडे के पहले पन्ने पर शर्म के वो दस्तावेज दर्ज हो गए। एक तरफ जाति का झगड़ा तो दूसरी तरफ खुली अर्थव्यवस्था में कैसे कोई हर्षद मेहता जैसा शेर दलाल पैदा होता है, ये सच भी जमाने तक इंडिया टुडे ही लाया। मंडल कमंडल की राजनीति के साए में पीवी नरसिम्हा राव ने बाजार को मुक्त करके भूमंडल की राह पकड़ी। जी, आर्थिक सुधार की लकीर 1991 में खींची गई और माना यही गया कि उसके बाद से हिंदुस्तान के सामने कई दरवाजे खुलने थे, कई दरवाजे बंद भी होने थे। और शायद इन्हीं सब के बीच पहली बार देश ने यह भी देखा कि कोई सियासत चकाचौंध के बीच गूंजती है लेकिन चुनाव के वक्त हार जाती है। और यह जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया का भी था और कामयाबी के दौर का भी था। 1996 में 13 दिन तक बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहने के बाद संयुक्त मोर्चा की तरफ से एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल भी चंद महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1996 से 2005 के कालखंड में वाजपेयी का असर छाया रहा। 1998 में प्रधानमंत्री रहते हुए वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट कराया। उसके बाद पाकिस्तान दोस्ती की बस लेकर गए, लेकिन जवाब में कारगिल का युद्ध मिला। इस बीच वाजपेयी की 13 महीने की सरकार भी 1999 में बस 1 वोट से गिर गई। दोबारा चुनाव हुआ तो वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला। नई शताब्दी में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को हिंदुस्तान बुलाकर हिंदुस्तान की बदलती विदेश नीति की तस्दीक की। इस दौरान 11 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले ने देश को हिला दिया। देश इससे निकलता कि 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात के सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें करीब 800 मुसलमान और 250 हिंदू मारे गए। इन सब के साए में भी जब बीजेपी को लगा कि वो अगला चुनाव बड़े आराम से जीत जाएंगे,
तो तय मियाद से पहले ही 2004 का लोकसभा चुनाव करा दिया। लेकिन सरकार का न इंडिया शाइनिंग काम आया, न बीजेपी का फील गुड। कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए जीता और सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। पहली बार कोई गैर राजनीतिक शख्स प्रधानमंत्री बना। मनमोहन सिंह do swear in the name of God and by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India. तो नारा शाइनिंग इंडिया का बावजूद इसके वाजपेयी हार गए। लेकिन किसे पता था प्रधानमंत्री बनने के लिए सोनिया का नाम सामने आएगा, लेकिन वो इनकार कर देगी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो अभी 5 साल नहीं 10 बरस राज करेंगे। जी, कुछ इतिहास बदलते हुए, कहीं खुद इतिहास बनते हुए। और इस दौरान इंडिया टुडे ने राजनीति के समानांतर पत्रकारिता की वह मशाल जलाए रखी जिसमें अन्ना आंदोलन की क्रांति भी थी और नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में आगमन भी। जिस वक्त इंडिया टुडे अपने चौथे दशक में प्रवेश कर रही थी, वो वक्त राजनीति के फलक पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का था। 2005 में इंडिया टुडे ने तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह के तेल घोटाले का पर्दाफाश किया तो एक झटके में इनकी कुर्सी चली गई। मनमोहन सरकार के लिए निर्णायक घड़ी 2008 में आई, जब अमेरिका से परमाणु डील पर कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया। तब मुलायम के समर्थन से सरकार चली, लेकिन सरकार के लिए मुश्किल सबब उसी साल 26 नवंबर को आया जब मुंबई पर आतंकवादी हमले हुए। मुंबई हमले के साथ पाकिस्तान से भारत के रिश्ते बिगड़े जो अब तक पटरी पर नहीं आ पाए। इस बीच मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन दूसरी पारी में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। मनमोहन के मंत्री जेल जाते रहे तो बीच में अन्ना सामने आए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। 4 साल पहले अन्ना के आंदोलन का असर यह हुआ कि 2013 में कांग्रेस दिल्ली हारी और 2014 में देश की हुकूमत नरेंद्र मोदी के रूप में बीजेपी ने एक नया प्रधानमंत्री पाया, जिन्होंने पहली बार बहुमत की सरकार बनाई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने इतिहास की सबसे बुरी हार 2014 में देखी। सियासी उतार चढ़ाव के बीच एक दशक में हिंदुस्तान ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता तो इसके 4 साल पहले 2007 में T20 का पहला वर्ल्ड कप। इन सब के बीच निष्पक्ष भाव से इंडिया टुडे बीते 40 साल से हर खबर का गवाह है। तो वक्त के लिहाज से 40 बरस हो सकता है ज्यादा लगे, लेकिन इतिहास की दृष्टि से और खास तौर से पत्रकारीय उम्र के लिहाज से बेहद छोटा वक्त। बावजूद इसके पत्रकारीय मिसाल चलती रहनी चाहिए। 40 बरस क्या, कितने बरस भी। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।